अगर आप पहली बार थाईलैंड जा रहे हो या फिर आपकी ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है तो भाई सिर्फ होटल और फ्लाइट टिकट बुक करके एयरपोर्ट मत पहुंच जाना। पासपोर्ट, टीडीएसी, इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स, करेंसी, इनमें से एक छोटी मिस्टेक भी आपके फर्स्ट डे को अननेसेसरीली स्ट्रेसफुल बना सकती है। मैं थाईलैंड 30 से ज्यादा बार ट्रैवल कर चुका हूँ। बजट, लग्जरी, सोलो, फ्रेंड्स के साथ ऑलमोस्ट हर टाइप का ट्रिप मैंने एक्सपीरियंस किया है और इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट दूंगा। पासपोर्ट से लेकर वीजा, टीडीएसी, इमिग्रेशन, करेंसी, होटल लोकेशन, सिम, एप्स, ट्रांसपोर्ट, स्कैम्स और बेसिक एटिकेट्स तक। तो इस वीडियो को सेव कर लेना और थाईलैंड जाने से एक दिन पहले ये चेकलिस्ट दोबारा जरूर चेक कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं पासपोर्ट से। पासपोर्ट फिजिकली हाथ में लो और 3 चीजें चेक करो। सबसे पहले पासपोर्ट की वैलिडिटी, जो आपको पासपोर्ट के फर्स्ट पेज पे ही दिखाई देगी। आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए, यानी कि अगर आपकी ट्रिप जुलाई में है तो आपका पासपोर्ट अगले 6 महीने के लिए वैलिड होना ही चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका पासपोर्ट एक्सेसिवली डैमेज्ड है, फटा हुआ है, पानी में भीगा हुआ है, तो भाई उसको वक्त रहते हुए चेंज कर लो, रिप्लेस कर लो, क्योंकि डैमेज पासपोर्ट वैलिड माना नहीं जाता है। और अगर ऐसा इमिग्रेशन ऑफिसर या फिर चेक इन काउंटर वालों ने डिसाइड किया कि भाई ये पासपोर्ट को हम वैलिड नहीं मानते, ज्यादा डैमेज्ड है, तो भाई वहीं से आपको रिटर्न भेज देंगे। थर्ड, आपके पासपोर्ट पे मिनिमम 1 या 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए, क्योंकि भले ही अभी थाईलैंड वीजा फ्री या फिर ई वीजा मिलता हो, लेकिन इंडियन इमिग्रेशन और थाई इमिग्रेशन दोनों जगह आज भी स्टैंप ही मारते हैं। तो आपके पेजेस भी चेक कर लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, फ्लाइट बुक करते समय आपका नाम जैसा पासपोर्ट में है वैसे के वैसे ही आपको डालना है। और ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि भाई मेरा सिर्फ सिंगल नाम है, सरनेम नहीं है। तो भाई अगर आपका सरनेम नहीं है तो आपका जो फर्स्ट नेम है वही आपको सरनेम में डालना है। तो अब बात करते हैं भाई वीजा और टीडैक की। ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय 22 जुलाई 2026 अभी इंडियंस को वीजा एग्जेम्प्ट है और 60 डेज का स्टे मिलता है। लेकिन थाई कैबिनेट ने ये डिसीजन ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है कि जो 60 डेज का वीजा फ्री स्टे है उसे 30 डेज किया जाएगा। बस ये रॉयल गजेट में पब्लिश होके इफेक्टिव होना बाकी है। रही बात टीडैक की, उसमें कोई चेंज नहीं है। आपकी फ्लाइट के 3 दिन पहले से आप टीडैक फिल कर सकते हो। टीडैक यानी कि थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड। ये बहुत से टाइम चेक नहीं करते हैं, लेकिन फिल करना जरूरी है क्योंकि आपका डेटा उनके सिस्टम में पहुंच जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट्स। थाईलैंड के इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट्स एकदम सिंपल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको चाहिए रिटर्न या ऑनवर्ड टिकट। सेकेंड, आपको चाहिए होटल कंफर्म्ड बुकिंग। थर्ड मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट, कैश रिक्वायरमेंट। कैश रिक्वायरमेंट थाईलैंड इमिग्रेशन की ऐसी है, भाई सोलो ट्रैवलर हो तो 20,000 थाई बात पर पर्सन, और अगर फैमिली है तो 40,000 थाई बात पर फैमिली। अब क्या ये आपको थाई बात में दिखाने हैं? नहीं, टेक्निकली आप कोई भी करेंसी में दिखा सकते हो, बस उसकी जो वैल्यू है वो 20,000 थाई बात या 40,000 थाई बात उसके बराबर होनी चाहिए। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि आप अगर थाईलैंड जा रहे हो और आपको 20,000 40,000 थाई बात नहीं कैरी करने हैं इतनी सारी अमाउंट, तो थोड़ा सा अमाउंट यानी कि 5, 7, 10 हजार बात आप थाई बात में कैरी कीजिए और बाकी का जो है वो यूएस डॉलर में कैरी कीजिए। इंडियन करेंसी अगर आप कैरी करते हो तो आपको बहुत ही घटिया रेट मिलेंगे, चाहे वो एयरपोर्ट हो या एयरपोर्ट के बाहर। और कई सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि भाई क्या मैं बैंक स्टेटमेंट कैरी कर सकता हूँ, क्या मैं क्रेडिट कार्ड दिखा सकता हूँ? तो नहीं भाई, अगर आपको पूछा गया तो आपको फिजिकल कैश ही दिखानी पड़ेगी। लेकिन ये बात भी समझ के चलो कि ये जो पूछने का तामझाम है बहुत ही रेयर होता है और वो कंप्लीटली इमिग्रेशन ऑफिसर पे डिपेंड रहता है। अगर उसको लगा, थोड़ा डाउट आता है तो ही वो पूछते हैं, अदरवाइज नहीं पूछते। तो ये जो चेक्स होते हैं वो रैंडम होते हैं। 100 में से मुश्किल से 1 या 2 लोगों को पूछते रहेंगे। और एक डॉक्यूमेंट जो आपके बहुत काम आ सकता है वो है भाई ट्रैवल इंश्योरेंस। वैसे ये इमिग्रेशन की कंपलसरी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन ट्रैवल इंश्योरेंस को सिर्फ आप मेडिकल बिल्स तक ही सीमित मत रखना। कई सारे ट्रैवल इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जिसमें आपकी फ्लाइट डिलेज, फ्लाइट कैंसिलेशन, आपके अगर कोई डॉक्यूमेंट खो जाते हैं, पासपोर्ट लॉस्ट हो जाता है, ये सारी चीजें भी कवर्ड होती है। तो अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले रहे हो तो ये सारी चीजें भी देख कर लीजिए, क्योंकि कई बार हम जो फ्लाइट होटल बुक करते हैं वो नॉन रिफंडेबल होती है। तो ऐसे टाइम पे ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत काम आ सकता है। अब बात करते हैं भाई फ्लाइट बुकिंग की। वैसे तो फ्लाइट बुकिंग के कई सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में जो बेस्ट ऐप
है वो है स्काई स्कैनर। स्काई स्कैनर बेसिकली क्या करता है, जितने भी बुकिंग प्लेटफॉर्म्स है उन सारे बुकिंग प्लेटफॉर्म्स के रेट्स इकट्ठा करता है और आपको एक साथ प्रेजेंट करता है, सो दैट उनमें से आप जो भी चीपेस्ट है वो आप आपके टाइम के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हो। अगला है भाई होटल बुकिंग। होटल बुकिंग के लिए खास करके इंटरनेशनल दो प्लेटफॉर्म बहुत ही फेमस है, एक है अगोडा और दूसरा है booking.com। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में जितनी भी बार मैंने बुक किया है मुझे अगोडा पे ही बेस्ट रेट मिले हैं। तो भाई booking.com भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगोडा पे ही आपको बेस्ट रेट मिलते हैं। तो भाई सब हो गया, फ्लाइट बोर्ड हो गई, अभी आप पहुंच गए हो थाईलैंड एयरपोर्ट पे। थाईलैंड एयरपोर्ट पे गए हो तो भाई इंडिया का सिम तो चलेगा नहीं, थाईलैंड एयरपोर्ट पे आपके जो भी सिम कार्ड मिलेंगे वो रहेंगे भाई टूरिस्ट सिम्स, और उसकी कॉस्ट कितना भी हो सकता है, 1000, 1200, 1500। तो भाई अगर आपको सस्ता सिम खरीदना है तो आप क्लूक से ई सिम या फिर क्लूक पे बुक करके आप क्लूक के काउंटर से सिम कार्ड भी ले सकते हो। मेरे एक्सपीरियंस में मेरी जो लास्ट ट्रिप थी उसमें मैंने सिम लिया था क्लूक से, ई सिम था वो 500 to 600 रुपीज में 50 GB डेटा, और अगर आपको उससे भी सस्ता चाहिए तो आप सिटी सेंटर पहुंच के 7-Eleven से भी सिम कार्ड खरीद सकते हो, आपको 199 में मिल जाएगा। और बैंकॉक के दोनों भी एयरपोर्ट पे डॉन मेयंग हो या फिर सुवर्णभूमि हो आपको 1 घंटे के लिए वाईफाई का एक्सेस मिल जाता है। थाईलैंड एयरपोर्ट पे लैंड होके आपको क्या क्या चीजें करनी है नहीं करनी है, सिटी सेंटर कैसे पहुंच सकते हो, पटा कैसे जा सकते हो, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है मेरे ये वाले वीडियो में। तो इस वीडियो को जरूर देखिए अगर आप पहली बार थाईलैंड जा रहे हो तो। अब बात करते हैं भाई इसेंशियल एप्स की। जैसे अपने इंडिया में डिलीवरी एप्स है, ओला है, उबर है, वैसे भाई थाईलैंड में ऐप है ग्रैब, और एक ऐप था बोल्ट, अभी बोल्ट ऐप बंद है। तो ग्रैब इज योर लाइफ सेवर। ग्रैब भाई इतना बढ़िया ऐप है। सबसे पहले तो भाई आपका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। अगर आपको बाइक टैक्सी चाहिए तो बाइक टैक्सी, अगर आपको टैक्सी चाहिए तो टैक्सी, अगर आपको बड़ी गाड़ी चाहिए तो बड़ी गाड़ी भी आप बुक कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रैब से आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हो, और इसमें आपको कोई क्रेडिट कार्ड कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। करना है तो कर सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ भाई कैश पेमेंट करना, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से कभी कभी पैसे कट गए फिर वापस लेने का झंझट बहुत होता है, तो इसीलिए भाई मैं कैश पेमेंट ही प्रीफर करता हूँ। अगला जो ऐप है भाई जो आपका लाइफ सेवर बनेगा वो है भाई गूगल ट्रांसलेट। नॉर्मल हाय, हेलो, थैंक यू वो सारे शब्द तो चल जाएंगे, लेकिन जब आप थाईलैंड में हो तो भाई आपको गूगल ट्रांसलेट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ से जाने से पहले ही थाई लैंग्वेज डाउनलोड कर लो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है भाई गूगल मैप्स। अगर आपने कोई पैकेज लिया है तो ठीक है, लेकिन आप खुद घूम रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आपको गूगल मैप्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगला इंपॉर्टेंट ऐप है भाई क्लूक। क्लूक एक ऐसा ऐप है, आप थाईलैंड में कहीं भी हो, अगर आपको कोई टूर बुक करनी है, अगर आपको कोई अट्रैक्शन की टिकट चाहिए, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस बुक करना है, जैसे कि थाई कुकिंग क्लास हो गया, मुई थाई ट्रेनिंग हो गई, ये सारी चीजें आप क्लूक से बुक कर सकते हो। और सोने पे सुहागा, अगर आप क्लूक से कोई भी बुकिंग करते हो और आप ये कोड यूज करते हो तो आपको मिलेगा भाई एडिशनल डिस्काउंट। अगला जो ऐप है भाई 12 गो, 12 गो या 12 गो। भाई ये जो ऐप है वो आप यूज कर सकते हो आपके इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे कि अगर आपको चियांग माई से चियांग राय जाना है या फिर आपको फुकेट से क्राबी जाना है, ऐसे जो लॉन्ग डिस्टेंस जो बसेस है उसके लिए ये ऐप बहुत किफायती है। इसमें आप नॉर्मल बसेस, वैन्स, ये सारी चीजें आप बुक कर सकते हो। लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ग्रैब ही रखना, लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है 12 गो एशिया, ये वाला बेस्ट ऐप है। और कई लोग पूछ रहे थे कि भाई वहां पे यूपीआई अपना चलता है कि नहीं चलता है। टेक्निकली अपना यूपीआई तो वहां पे नहीं चलता है, वहां पे थाई क्यूआर कोड सिस्टम है, लेकिन वो थाई बैंकिंग की है, अपनी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी इंडियन ओरिएंटेड शॉपिंग मार्केट में गए, जैसे कि है इंदिरा मार्केट, तो भाई वहां के जो सेलर्स है उनका कनेक्ट है इंडियन लोगों से, तो वहां उस मार्केट में कुछ कुछ शॉप्स है जो अपने यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे। पैसा तो अल्टीमेटली वो इंडियन अकाउंट में ही जाएगा, क्योंकि कुछ तो भाई उनका इंडियन कनेक्शन है। तो ये है भाई उनके सवालों का जवाब। अब सब हो गया भाई, एयरपोर्ट से बाहर निकल गए, अब जाना है होटल में। अब यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं सस्ते होटल के चक्कर में। अगर आप बैंकॉक में रुके हो तो आपको भाई होटल लेना है हमेशा बीटीएस या एमआरटी के वॉकिंग डिस्टेंस में। बीटीएस और एमआरटी जो मेजर पार्ट ऑफ बैंकॉक है उसे कनेक्ट करती है, और कॉस्टिंग में टैक्सी से कई गुना चीपर है। तो अगर आपका होटल बीटीएस या एमआरटी से दूर है तो भाई आपको हर टाइम टैक्सी या टुक टुक करनी पड़ेगी, और उसमें ही आपके सारे पैसे निकल जाएंगे। और अगर एरिया की बात करूं तो अगर
आपको नाइट लाइफ एरिया में नहीं रुकना है तो भाई सिलोम, सियाम, प्रतुनाम ऐसे कुछ एरियाज है जहाँ पे आप रुक सकते हो। और अगर आपको और सस्ते होटल्स चाहिए तो थोड़ा आप अपर सुकुमवित की तरफ जा सकते हो, जैसे थोंगलो, इकामाई के आगे। थोंगलो वैसे बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसके आगे वाला जो पार्ट है ओन्नूट, फ्राखनोंग, अगर ये एरिया सुने हैं तो वहां पे अगर आप आपका होटल या अपार्टमेंट लेते हो लेकिन बीटीएस से वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो आपको भाई बहुत सस्ता मिलेगा। और अगर आपको वहां से मेन सिटी सेंटर में आना भी है, हार्डली 20 से 25 मिनट में आप बीटीएस से वहां पहुंच सकते हो। और अगर आप शॉपिंग के शौकीन हो, मोस्टली अगर आपको यहाँ पे इंडियनाइज्ड शॉपिंग एरियाज में रहना है, प्रतुनम वाला एरिया आपके लिए ठीक रहेगा, जहाँ पे प्रतुनम मार्केट है, इंदिरा मार्केट भी है, प्लैटिनम फैशन मॉल भी है। बाय द वे और एक एरिया मैं आपको बता के रखता हूँ जिसका नाम है राचाथेवी। राचाथेवी जो एरिया है वो प्लैटिनम मॉल के पैरेलल में चलता है और सिलोम के भी बहुत नजदीक है। अगर आपको कुछ अलग एरिया एक्सप्लोर करना है तो आप राचाथेवी में भी आपका स्टे कर सकते हो, लेकिन बीटीएस से वॉकिंग डिस्टेंस पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और ऑफ कोर्स अगर आपको नाइट लाइफ वाले एरिया में रहना है तो सबसे बेस्ट है भाई सोय 11 या फिर सोय 4, बट उसमें भी एक हिडन गली है सोय 11 के बगल वाली गली, वहां पे भी आपको अच्छे होटल्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। और अगर आपको थोड़ा सामने की तरफ रहना है, सोय 10 है, सोय 12 है, जो कि सोय 11 के अपोजिट साइड में है, आप वहां पे भी आपका होटल चूज कर सकते हो। अब ये तो हो गई भाई बैंकॉक की बात। अब करते हैं भाई थोड़ी पटाया की बात। बैंकॉक से पटाया कैसे जाना है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। भाई सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है पटाया में एग्जैक्टली कहाँ रहे। अब पटाया का जो एरिया है वो मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है साउथ पटाया का एरिया, वॉकिंग स्ट्रीट और उसके आजू बाजू वाला एरिया। और मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि वॉकिंग स्ट्रीट के जो अगल बगल वाला एरिया है, बहुत सारे आपको वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे, बहुत सारे जो इंडियन क्राउड है वो आपको वहाँ पे मिलेगी। फिर आता है भाई सेंट्रल पटाया। सेंट्रल पटाया यानी कि जहाँ पे सेंट्रल मॉल है या फिर पटाया नाइट बाजार है, तो वो वाला जो एरिया है वो सेंट्रल पटाया थोड़ा न्यूट्रल है, तो वहाँ पे भी आपको अच्छी डील मिल सकती है और वो ज्यादा दूर भी नहीं है वॉकिंग स्ट्रीट से। और फिर हम जब थोड़ा ऊपर जाते हैं तो वो है भाई नॉर्थ पटाया, जहाँ पे आपको बहुत ही कम इंडियंस देखने मिलेंगे, ज्यादा ईस्ट एशियन क्राउड दिखेगा, चाइनीज, कोरियन वगैरह। लेकिन जो नाइट लाइफ का कॉन्सेंट्रेशन है, एक तो भाई सबसे मेन है वॉकिंग स्ट्रीट जो कि साउथ पटाया में है, फिर बाद में भाई ट्री टाउन, एलके मेट्रो, मिथ नाइट है, ये सारे एरियाज आते हैं भाई सेंट्रल पटाया में। नॉर्थ पटाया में इतना नाइट लाइफ फोकस नहीं है और जो भी थोड़े 4 स्टार 5 स्टार होटल्स है वो थोड़े नॉर्थ पटाया साइड में ही है, और जो बजट ऑप्शंस है वो सेंट्रल और साउथ पटाया में थोड़े ज्यादा है। पटाया में कोई बीटीएस और एमआरटी है नहीं, तो लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए भाई आपके पास 3 ऑप्शन है। एक, अगर आपको नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ या फिर बीच रोड के ऊपर नीचे करना है तो भाई जो बात बस होती है जिसको सोंगथो भी बोलते हैं, आप वो यूज कर सकते हो। उसका सिंपल फंडा है भाई, हाथ दिखाओ, आप बैठ जाओ, आपको किसी से बात नहीं करनी है। जब आप उतरोगे तो 15 बात उसको टिकाने हैं। पहले उसका रेट 10 बात था, लेकिन अभी रिसेंटली थोड़ा सा बढ़ा है जो कि है 15 बात। दूसरा ऑप्शन है भाई, अगर आपको थोड़ा उस एरिया से बाहर जाना है, जैसे आपको जोमतिन जाना है या फिर व्यू पॉइंट पे जाना है या फिर बिग बुद्धा टेम्पल पे जाना है, तो भाई आप ले सकते हो ग्रैब बाइक या फिर टैक्सी बुक कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है भाई स्कैम्स और सेफ्टी। जहाँ पे टूरिस्ट का क्राउड है वो स्कैमर्स का प्लेग्राउंड होता है, और पटाया बोलो या बैंकॉक बोलो, वहाँ पे भाई टूरिस्ट भर भर के जाते हैं और उन्हीं के साथ साथ स्कैमर्स भी भर भर के जाते हैं। अब किस किस टाइप के स्कैम हो सकते हैं कहाँ पे? सबसे इनफेमस और कॉमन स्कैम है भाई हर्बल मेडिसिन स्कैम। वो बैंकॉक में भी होगा, पटाया में भी होगा। उसका सिंपल मॉडस ऑपरेंडी ये है कि आप रास्ते पे चल रहे हो, कोई भी रैंडम इंसान डायरेक्टली आकर आपके सामने कुछ भी बोल देगा, आपके बॉडी को लेके, आपके बाल सफेद हो रहे हैं, आपका पेट बड़ा है, आपके चेहरे पे दाग है, फिर बोलेंगे ये हर्बल मेडिसिन लो, ये वो लो, वो लो, और उसके चक्कर में भाई आपके 10-20 हजार बात घुस जाएंगे फालतू में। और देते क्या पता है? 7-Eleven से खरीदा हुआ हनी। तो इसके चक्कर में भाई बहुत लोग फंसे हैं। तो सिंपल फंडा है, कोई भी स्ट्रेंजर, खास करके हिंदी बोलने वाला, अगर आपको अप्रोच करे तो उनसे बात ही मत करो, सीधा आगे निकल जाओ। और वैसे भी ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जब भी हम बाहर जाते हैं। कोई भी स्ट्रेंजर अगर ज्यादा फ्रेंडली बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही रैंडमली अप्रोच कर रहा है, तो बेटर यही रहता है कि भाई अपन अपने रास्ते पे चलते रहे और उनके साथ कॉन्वर्सेशन में इंडल्ज ना हुए। बाकी नाइट लाइफ एंजॉय करते टाइम आपको क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे डील करना है, आपके पैसे और आपके वैल्यूएबल कैसे सेफ रखने हैं, उसका भी मैंने एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो आप जरूर चेकआउट कीजिए। तो भाई अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना उन लोगों के साथ जो पहली बार थाईलैंड या फिर इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं। और अगर कोई पॉइंट या टॉपिक मिस हुआ है तो उसे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसको मेरे आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। और अगर आपको एक
प्रॉपर थाईलैंड ट्रिप आपके ट्रैवल स्टाइल के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से एक्सप्लोर करनी है तो भाई ट्रैवल इन स्टाइल हॉलीडेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे आपके थाईलैंड ट्रिप डिटेल्स भेज सकते हो। तो भाई वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए कि मैं थाईलैंड को हाइप से नहीं ग्राउंड रियलिटी से एक्सप्लेन करता हूँ। और इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आप मेरा अगला वीडियो मिस ना कर सको। मिलते हैं अगले वीडियो में।